हेलो दोस्तों, नमस्कार। एडमा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस क्लासेस के माध्यम से हम लोग एमपीपीएससी के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ेंगे। उससे संबंधित संपूर्ण सिलेबस को मैं इस वीडियो लेक्चर के द्वारा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो एमपीपीएससी से संबंधित एडमा क्लासेस में हम लोग जो देखेंगे, यह मध्य प्रदेश का जीके चल रहा है कोर्स, जो सुबह 8 बजे देशांत सर पढ़ाते हैं। इसके अलावा आप लोग भूगोल की क्लास कर सकते हैं सुबह 9 बजे, जिसको पंकज सर कवर कर रहे हैं। और फिर हमारी राज्य व्यवस्था की क्लास रहती है सुबह 10 बजे से। और एप्टीट्यूड की क्लास आप लोग शाम को 3 बजे कर सकते हैं। तो ये क्लासेस को आप लोग ज़रूर करिए और अपने एमपीपीएससी की तैयारी को बेहतर कीजिए। इसका आप लोग टाइम टेबल नोट कर लें और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, ताकि आप लोग समय पर क्लास कर सकें। आपकी मेहनत आपको कभी निराश नहीं करेगी रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति लगातार मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, तो वह कभी निराशा नहीं मिलेगी उसको। भगवान उसको सफलता जरूर देगा। वह हो सकता है कि सफलता मिलने में कुछ देरी जरूर हो जाए, लेकिन उसको सफलता एक ना एक दिन अवश्य मिलेगी। आपकी जो काबिलियत है वो आपको सफलता के मार्ग पे जरूर ले जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उसको देख लेते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग। तो इसमें भारतीय संविधान के जितने भाग हैं उसमें कौन कौन से प्रावधान हैं और वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है उसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम लोग इसके बाद देखेंगे भारतीय संविधान की जितनी अनुसूचियाँ दी गई हैं उन अनुसूचियों में क्या प्रावधान है, किन किन विषयों पर बात की गई है, उन सबको देखेंगे। इसके बाद हम लोग वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न भी देखेंगे कि हमने यह वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्या सीखा और कितना जाना। और अंत में हम लोग मुख्य परीक्षा का एक प्रश्न भी देखेंगे। खास प्रश्न जरूर लिखिए, इससे आपकी लेखन शैली बेहतर होगी। आइए देखते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख भागों को। तो सबसे पहले हम लोग इधर देखेंगे, ये है भाग, ये विषय से संबंधित रहेगा दूसरा, और इधर किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक उस भाग को समाहित किया गया है। तो हमारे संविधान का जो पहला भाग है वो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में है। यानी हमारा जो केंद्र सरकार है और उससे संबंधित जितने भी राज्य हैं, जितने 28 राज्य और 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसके बारे में भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये इसका जो प्रावधान दिया गया है, ये संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक दिया गया है कि संघ के पास क्या शक्ति होती है। वो राज्य की सीमा को घटा सकता है, बढ़ा सकता है, किसी भी राज्य को 2 भागों में बांट सकता है, या 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकता है। इस प्रकार की शक्तियां दी गई हैं। तो ये सबका विवरण आपको भाग 1 में मिलेगा। इसके बाद हम लोग भाग जो में समाहित है संविधान के, वो नागरिकता का प्रावधान है। तो नागरिकता के संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो 5 से लेकर 11 तक हैं। तो भारत की नागरिकता हम लोग जानते ही हैं कि भारत में एकल नागरिकता की बात की गई है। और एकल नागरिकता को हम लोग पिछले ही लेक्चर में पढ़े थे कि कहाँ से लिया गया है। ये लिया गया है आपके ब्रिटेन के संविधान से। तो भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। आप लोग याद रखिएगा, अक्सर एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि किस भाग में क्या प्रावधान किया गया है। तो भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है और भाग 2 में नागरिकता है। वहीं हम लोग भाग 3 देखें तो इसमें मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई है। ये संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। आप ये जरूर याद रखिएगा कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है और ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, 12 से लेकर 35 तक। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों की बात की गई है। इसके अलावा मौलिक अधिकारों से सर्वोच्च न्यायालय सुरक्षा करता है, उसका भी प्रावधान इसी मौलिक अधिकार भाग 3 के अंतर्गत रखा गया है, अनुच्छेद 32 में। फिर इसके बाद जो भाग 4 है हमारे संविधान का, उसमें राज्य के लिए नीति निश्चय सिद्धांत रखे गए हैं। और यह है आपके अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। राज्य के नीति निश्चय सिद्धांत आप लोग जानते ही हैं। इसके माध्यम से राज्य के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं कि राज्य लोगों की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए कोई भी कानून बनाने से पहले किन बातों को, किन आदर्शों को ध्यान में रखकर देश के लिए कानून बनाएगा या कोई भी कार्य देश के लिए करेगा, उन लक्ष्यों को भी इसमें रखा गया है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो हमारे होते हैं तय, वो भी राज्य के नीति निश्चय सिद्धांतों में रखे गए हैं। और इसके द्वारा जो है तो भारत के न्यायालय और केंद्र की जो कार्यपालिका की शक्तियों का बंटवारा है, उसके बारे में भी राज्य के नीति निश्चय सिद्धांतों में बात की गई है। इसके अलावा पर्यावरण से संबंधित अनुसूची जो हमारे
अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके उत्थान से संबंधित प्रावधान भी राज्य के नीति शिक्षक सिद्धांत में किए गए हैं। फिर इसके बाद आता है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य को संविधान में एक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और इस 51 का में रखा गया है। तो 51 का, जब भी आप लोग किसी भी अनुच्छेद के आगे देखें का या खा इस तरह के कोई भी चीज जुड़े हैं तो वो समझ लीजिए कि वो मूल संविधान में नहीं था, उसको संविधान के संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। इस समय वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहले 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है 2002 में। तो ये याद रखिएगा, जिसमें शिक्षा का 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो मौलिक कर्तव्य को हम लोग आगे लेक्चरों में अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक यहाँ आप लोग ये ध्यान रखिए कि संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। यदि हम लोग संविधान के भाग 5 में देखें तो इसमें संघ सरकार के बारे में बात की गई है। संघ सरकार के अंतर्गत कौन कौन आता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्रिमंडल, जिसमें कैबिनेट मंडल भी बोला जाता है, कैबिनेट मिनिस्ट्री भी बोला जाता है, मंत्रिमंडल, जैसे प्रावधान किए गए हैं। तो इसमें संघ सरकार, यहाँ पर देखिए इसमें कई अध्यायों में बांटा गया है, 5 अध्याय में बांटा गया है, भाग 5 को, जिसमें पहले अध्याय में कार्यपालिका है। ये जो संविधान का भाग 5 है संघ सरकार, वो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। फिर उसको कई अध्यायों में बांटा गया है। तो पहला अध्याय है कार्यपालिका। कार्यपालिका का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक है। फिर उसके बाद संसद आती है और संसद जो है तो संविधान के अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक है। फिर इसके बाद राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां होती है, अध्यादेश जैसे जारी करता है बीच बीच में, वो उसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 123 में। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा भी गया है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा अनुच्छेद 123 में। फिर संघ की कार्यपालिका, न्यायपालिका जो हमारी है, यानी सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान कहाँ किया गया है, तो अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 124 से लेकर 147 के बीच रखा गया है। और नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के बारे में अनुच्छेद 148 से 151 तक प्रावधान किया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा अध्याय, ये संविधान के भाग 5 में ये सारे प्रावधान हैं। तो इससे संबंधित कोई भी अगर पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति, संसद, कार्यपालिका, नियंत्रक, महालेखा परीक्षा से संबंधित प्रावधान कहाँ है, तो आप लोग बता देंगे संविधान के भाग 5 में लिखा गया है। फिर हम लोग संविधान के भाग 6 को देखते हैं। तो इसमें राज्य सरकारों से प्रावधान संबंधित प्रावधान है। राज्य सरकार यानी राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य की विधानमंडल किस प्रकार कार्य करती है, राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं, वो सब प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 152 से लेकर 213 तक। तो भाग 6 कहाँ से कहाँ तक है? 152 से लेकर 213 तक है, जिसमें इसको 4 भाग अध्याय में बांटा गया है। जिसमें पहले में साधारण परिचय दिया गया है, फिर उसके बाद कार्यपालिका के बारे में बताया गया है, राज्य के अध्याय 3 में राज्य के विधानमंडल के बारे में बताया गया है जो 168 से 212 तक है, और फिर राज्यपाल की शक्तियां अध्याय 4 में दिखाई गई हैं 213 में। तो संविधान के जो भाग 6 है उसमें 4 अध्याय हैं। तो आप लोग को ये याद रखना है कि जो हमारा संविधान का भाग 6 है वो राज्य सरकार से संबंधित है, और ये अनुच्छेद 152 से लेकर 213 तक है। तो यदि कभी अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न पूछा गया कि ये अनुच्छेद किस से संबंधित है, तो आप यदि आपको इतना मालूम है कि राज्य सरकार से संबंधित अनुच्छेद 152 से लेकर 213 तक है, तो यदि कोई सर्वोच्च न्यायालय या केंद्र से संबंधित प्रावधान पूछा गया तो आप लोग इतना तो समझ जाएंगे कि अनुच्छेद 112 से लेकर 213 तक के बीच में ये तो राज्य से संबंधित है, इसमें केंद्र के बारे में नहीं। तो ये अनुमान लगाने के भी अभी आपको याद रखेगा। यदि आप लोग ये याद रख लेंगे कि भाग 6 राज्य सरकार से संबंधित है और वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। अध्याय 6 इसका अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय से है और अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालय से है। ये 213 से 232 और 233 से 237 तक है। यही अगर हम भाग 7 देखें तो ये संविधान के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में 7वां संविधान संशोधन आया था, उसके द्वारा भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। और भाग 8 में जितने हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, राज्य शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, पांडुचेरी जैसे हैं, तो इनसे संबंधित जो प्रावधान किया गया है संविधान के भाग
8 में किया गया है। तो ये 239 से लेके 242 तक है। तो जैसे अभी हाल ही में हमने देखा है कि दिल्ली के संविधान में कुछ परिवर्तन हुआ है, दिल्ली के वहाँ के प्रशासनिक संबंधित शक्तियों में, तो ये संविधान के भाग 239 में ही है। इसके बाद हम लोग देखें संविधान का भाग 9 जो है वो पंचायतों से संबंधित है। पंचायत, इसमें 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको लाया गया था, भाग 9 को संविधान में जोड़ा गया, और जो संविधान के 243 से लेकर 243 अड़ा तक दिया गया है। और संविधान का भाग 9 का में नगर पालिकाओं से संबंधित है। ये 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है संविधान में, और ये 243 से 243 तक है। इसके अलावा संविधान का भाग 9 जोड़ा गया है, जो वो सहकारी समितियों से संबंधित है। तो सहकारी समितियां संविधान के भाग 9 में जोड़ी गई हैं, और ये सरकारी समितियां आई थी 97वें संविधान संशोधन नियम, ये 2012 में ही है संविधान संशोधन नियम। तो सहकारी समितियां हमारे संविधान में कब जोड़ी गई हैं? 2012 में 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ये 243 ZH से लेके 243 ZT तक संविधान के अनुच्छेद में है। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि हमारे संविधान में भाग 9 कब जोड़ा गया है? 73वें संविधान संशोधन के नियम। 9 का कब जोड़ा गया है? 74वें संविधान संशोधन के नियम। 9 खा कब जोड़ा गया है? 97। और इसमें क्या क्या चीजें हैं? जैसे पंचायत है 9 में, 9 का में नगर पालिका है, 9 खा में सहकारी समिति। आपको इतना याद रखना है, अनुच्छेद बहुत ज्यादा इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। फिर भाग 10 में यदि हम लोग देखें तो इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधान किया गया है। उनके लिए जितने भी कमीशन बनाए जाते हैं, आयोग बनाया जाता है, उसका प्रावधान, इनके लिए क्या प्रावधान किया गया है विशेष राज्यों में, इससे संबंधित सारे प्रावधान हम लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 10वें में पा सकते हैं। ये अनुच्छेद 244 से लेकर 244 का तक है। फिर हम लोग संविधान के अगर भाग 11 को देखें तो ये संघ और राज्यों के बीच के संबंध के बारे में, यानी हमारी जो केंद्रीय सरकार है और राज्य के बीच की सरकार है, तो इसके संबंध कैसे होते हैं, केंद्र राज्य संबंध कैसे होते हैं, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, उनकी विधायी शक्तियां हैं, कानून बनाने की शक्तियां, उनका प्रशासनिक संबंध किस प्रकार चलते हैं। तो इससे संबंधित यानी विधान संबंधित और प्रशासन से संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं वो भाग 11 में किया गया है। विधायी संबंधी यानी कि राज्य किन विषयों पर कानून बना सकता है, केंद्र किन विषयों पर कानून बना सकता है, इन सब का बंटवारा किया गया है, जिसको भारत के संविधान की अनुसूची हम जब लोग देखेंगे, अनुसूची देखेंगे तो अनुसूची 7वें अनुसूची में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है विषयों का, कि कौन से विषय केंद्र से संबंधित है, कौन से राज्य से, और कौन समवर्ती सूची में। तो ये विधान संबंधी जो विषय है, विधान कौन बनाएगा किस विषय पे, वो प्रावधान अध्याय 1 में किया गया है संविधान के भाग 11 में। और ये है जो संविधान का भाग 11 है 245 से लेकर 243 तक है, और इसका अध्याय भाग जो है जो विधि बनाने संबंधित प्रावधान है, ये 245 से लेकर 255 तक है। उसके बाद यदि हम प्रशासनिक उपबंध को देखें तो ये हमारे अनुच्छेद 256 में से लेकर 263 तक इसके बारे में बात की गई है कि प्रशासन का कार्य कैसे संभालेगा, कर कैसे होगा, लिया जाएगा, ये सारे संबंधित प्रावधान किए गए हैं। फिर यदि हम संविधान का भाग 12 देखें तो इसमें वित्त, संपत्ति और संविदाएं और वाद विवाद, यानी जितना भी फाइनेंस यानी वित्त से संबंधित जो केंद्र और राज्य के बीच का संबंध है वो हमारे भाग 12 में रखा गया है, जिसमें वित्त लेना, ऋण लेना, सरकारें, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें किस प्रकार ऋण लेती हैं, उनकी संपत्तियां, केंद्र की संपत्ति कौन सी है, संविदाएं, अधिकार, बाध्यताएं और वाद क्या है। इसी प्रकार संपत्ति का अधिकार जो बाद में जोड़ दिया गया था हमारे संविधान में 44वें संविधान संशोधन नियम के द्वारा 300 का में। तो पहले ये हमारा मूल अधिकार, मौलिक अधिकारों में था संपत्ति का अधिकार, लेकिन इसको बाद में 44वें संविधान संशोधन नियम के द्वारा 300 का में जोड़ दिया गया। तो राज्य के जितने भी संपत्ति से संबंधित मामले हैं, इसी में आपका संविधान के अनुच्छेद 280 में जो वित्त फाइनेंस कमीशन जो बनता है, वित्त आयोग बनता है, उसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो ये सारे प्रावधान जो है तो हम लोग देखेंगे हम कहाँ है, संविधान के भाग 12 में। तो ये याद रखिएगा कि जो भी फाइनेंस से संबंधित है, केंद्र और राज्य के बीच के संबंधों, वो संविधान के 12 में दिया गया है।
अब हम लोग संविधान के भाग 13 को देखें तो संविधान के भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम कैसे होगा, यानी कि भारत के जो राज्य होते हैं उसमें व्यापार किस प्रकार होगा, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच का व्यापार कैसे होगा, भारत केंद्र से किस प्रकार का व्यापार होगा, तो ये सारे प्रावधान किए गए हैं वो संविधान के भाग 13 में किए गए हैं। ये अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक है। तो ये याद रखिएगा, संविधान के भाग 13 में व्यापार से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। वहीं हम लोग संविधान का भाग ये 14 देखें तो उसमें संघ और राज्यों के बीच की जो सेवाएं होती है, केंद्र की सेवाएं, प्रशासनिक सेवाएं जैसे होती हैं, या IAS PCS जो होते हैं, या अन्य जो केंद्र की और राज्य की सेवाएं होती हैं, वो रखा गया है संविधान के भाग 14 में। तो याद रखिए कि संविधान के भाग 14 में जितने भी राज्य और केंद्र की सेवाएं जो होती हैं उसको रखा गया है। और ये है संविधान के अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक। फिर वहीं हम संविधान के 14 का में जोड़े। अब देखिए ये भी संविधान का भाग संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा ही आया है। तो इसमें अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल के बारे में बात की गई। तो संविधान के 14 का में क्या है, अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल। और ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, ये संविधान के 323 का से लेकर 323 खा तक है। तो ये भी प्रावधान संविधान संशोधन नियम के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया है। वहीं यदि संविधान के भाग 15 को याद रखिएगा, भाग 15 में क्या है, निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन, देश के भारत का निर्वाचन से संबंधित जितने भी प्रावधान है वो भाग 15 में है। अक्सर एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि निर्वाचन से संबंधित प्रावधान या किस अनुच्छेद में है या किस भाग में है। तो याद रखिएगा भाग 15 में है और ये अनुच्छेद 324 से लेकर 329 का तक है। तो निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद का जरूर याद रखिएगा, 324 से 329 का तक। इसके बाद यदि हम लोग संविधान के भाग 16 में देखें तो कुछ वर्गों से संबंधित कुछ विशेष प्रावधान किया गया है, वो है हमारा 330 से लेकर 342 तक। वहीं संविधान के भाग 17 में देखें तो राज्य की भाषा से संबंधित प्रावधान किया गया है कि राज्य की भाषा क्या होगी, न्यायालय की भाषा क्या होगी, सर्वोच्च न्यायालय की भाषा क्या होगी, हमारे संघ की भाषा, केंद्र में संसद में जो कार्य होते हैं वो, या केंद्र के द्वारा जो विज्ञप्तियाँ जारी की जाती हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, उनको किन भाषाओं में प्रकाशित किया जाएगा, जो उनकी नोटिफिकेशन समय समय पर जारी होती हैं वो भी हिंदी, अंग्रेजी इन भाषाओं में जारी होगा। साथ ही साथ राज्यों के लिए भी विशेष प्रावधान किया जाता है कि वे अपने प्रदेश के अनुसार अपनी भाषाओं को में जो है तो राज्य की जितनी भी कार्य प्रणाली होती है राज्य सरकार की उसको प्रकाशित करे। तो राजभाषा से संबंधित जो प्रावधान किया गया है वो संविधान के भाग 17 में किया गया है। याद रखिएगा ये 343 से लेकर 351 तक है, जिसमें अध्याय 1 में संघ की भाषा के बारे में बात किया गया है, अध्याय 2 में प्रदेश की भाषाओं के बारे में बात किया गया है, वहीं अध्याय 3 में सर्वोच्च न्यायालय की जो फैसले होते हैं वो किस भाषा में होने चाहिए और उच्च न्यायालय की याद की भाषा के बारे में बताया गया है। और विशेष निर्देश भी दिए गए हैं भाग 4 में, ये अनुच्छेद 348 से 349 तक है। तो याद रखिएगा राजभाषा संविधान के भाग 17 में राजभाषा से संबंधित प्रावधान है, और ये याद रखिएगा 343 से 351 तक है। इसके बाद यदि हम संविधान के भाग 18 को देखने की कोशिश करें तो इसमें आपात उपबंध किया गया है। तो आपातकालीन प्रावधान हम लोग जानते ही हैं, 3 प्रकार के आपातकाल हमारे देश में हैं, एक राष्ट्रीय आपातकाल, एक राज्यपाल राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लगाया जाता है, जिसे हम राज्य में आपातकाल को राष्ट्रपति शासन के रूप में देखते हैं, और तीसरा जो आपातकाल है वो वित्तीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल, आपातकाल। यदि हम लोग देखें तो राष्ट्रीय आपातकाल को 352 राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है राज्य में संवैधानिक विफलता के आधार पर वो 356 में है, और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है जो आज तक कभी भी हमारे देश में नहीं लगा है। तो ये आपात उपबंध किया गया है संविधान के भाग 18 में, और ये देखें तो अनुच्छेद 352 से लेकर 361 तक दिया गया है। इसके बाद यदि हम लोग संविधान के भाग 19 को देखने की कोशिश करें तो इसमें प्रकीर्ण की व्यवस्था की गई है। प्रकीर्ण यानी कि कुछ जो संवैधानिक प्रमुख लोग हैं उनको जो हमारे देश का संविधान है उससे सुरक्षा प्रदान की गई है, जैसे राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गए, तो इनको देश के कानून से कुछ विशेष परिस्थितियों में सुरक्षा प्राप्त की गई है। उससे संबंधित जो प्रावधान है वो संविधान के भाग 19 में दिए गए हैं, और ये अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक है।
इसके बाद यदि हम लोग भाग 20 को देखने की कोशिश करें तो इसमें संविधान का संशोधन दिया गया है। तो संविधान का संशोधन, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है किस भाग में है, तो याद रखिएगा भाग 20 में। और इससे भी ज़्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान का संशोधन भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा 368 अनुच्छेद में। तो संविधान का संशोधन किस प्रकार किया जाता है, हम लोग जानते हैं कि संविधान में 3 प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं। एक साधारण बहुमत के द्वारा, एक विशेष बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत जिसमें जो तो 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है प्रेजेंट और वोटिंग की, और एक संशोधन इस प्रकार किया जाता है कि संसद के द्वारा विशेष बहुमत से पास हो और प्लस आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। तो 3 प्रकार के संशोधन भारतीय संविधान में किया गया है। ये हम लोग 368 अनुच्छेद जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कायदे से कि संविधान का संशोधन किस प्रकार होता है। तो ये भाग 20 में है, याद रखिएगा संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान रखे गए हैं। इसके बाद संविधान के भाग अगर 21 में देखा जाए तो इसमें अस्थायी, जैसे जम्मू कश्मीर का जो प्रावधान था, इसी प्रकार अन्य राज्यों के लिए कुछ अस्थायी प्रावधान किया गया है। संक्रमणशील और विशेष उपबंध राज्यों के लिए जो किए गए हैं, जनजातियों के लिए किया गया है, वो सब हमारे भाग संविधान के भाग 21 में आते हैं। ये अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक है। अब जो संविधान का बास, उसमें जो है तो भारत के संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में पाठ निरसन, यानी कि संविधान के संबंधित कुछ प्रमुख विशेषताएं उनकी क्या है, इसमें संविधान से संबंधित कुछ प्रमुख डिफिनीशंस को दी गई हैं, परिभाषाओं को दिया गया है भाग 22 में। परिभाषा, ठीक, परिभाषा दिया गया है भाग 22 में। ये है 393 से लेकर 395 अनुच्छेद तक। तो याद रखिएगा 300 संविधान के भाग 22 में क्या रखा गया, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन संबंधी जो प्रावधान है वो संविधान के भाग 22 में है। तो ये था हमारे संविधान का भाग, जितने भी अभी तक भाग हैं हमने देखा, संविधान के भाग 1 से लेके संविधान के भाग 22 तक कौन कौन से प्रावधान हैं उसको याद करने की कोशिश की। इसका आप लोग हर एक स्लाइड का आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए और उसको आराम से लिख लीजिएगा किसी कॉपी में, ताकि आपको याद करने में आसानी होगी। अब हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। तो भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं उनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यदि हम लोग देखें भारत के संविधान की प्रथम अनुसूची है तो उसमें राज्यों के नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र, संघ राज्यों के नाम और उनकी सीमाओं के बारे में दिया गया है। और ये भाग 1 से लेके संविधान के अनुच्छेद 1 और 4 में दिया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा प्रथम अनुसूची में राज्य और संघ के राज्य क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान किया गया है। वहीं अगर हम संविधान की अनुसूची 2 को देखने की कोशिश करें तो उसमें जो विभिन्न पद होते हैं देश में, जैसे राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राज्य विधान मंडलों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, तो इन सब से संबंधित जितने भी विशेषाधिकार हैं, भत्ता के संबंधित प्रावधान है या इनको क्या प्रमुख अधिकार दिए गए हैं, उससे संबंधित ये अनुसूची है भारत की संविधान की अनुसूची 2। तो इसमें आप लोग ये जरूर याद रखेंगे कि ये 9 जो लोग हैं ये कौन कौन से किन किन पदों के बारे में बात की गई है। इसमें आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जा सकता है जिसमें आपको कई ऑप्शन दे देंगे, और इसके अलावा इसमें अनुसूची में नहीं है, जैसे प्रधानमंत्री पद दे दिया गया या मुख्यमंत्री दे दिया गया है या निर्वाचन आयोग को दे दिया गया, तो आप लोग उसको जो होता है इसमें नहीं है, वो ध्यान रखिएगा। तो इसमें कौन कौन है उसको याद जरूर कर लीजिएगा कि भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इस तरह आप लोग इस लिस्ट को भी जरूर नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो आप जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए, लेकिन इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग तीसरी अनुसूची को देखने की कोशिश करें तो उसमें जो है तो शपथ से संबंधित जो विभिन्न पद होते हैं केंद्र या राज्य सरकार में, उनके जो शपथ से संबंधित प्रावधान है, जैसे संघ के मंत्रियों से संबंधित शपथ, संसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी हेतु जो शपथ होता है, फिर संसद की सदस्यता से संबंधित, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रण और महालेखा परीक्षा, राज्य मंत्री, विधानमंडल के लिए निर्वाचित होने के लिए शपथ, फिर सदस्य बनने के लिए शपथ, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के
शपथ से संबंधित प्रावधान हमारे, यानी संविधान की अनुसूची 3 में क्या है, शपथ लेने के प्रावधान के बारे में है। और यदि आप ये तो याद ही रखिएगा कि अनुसूची 3 क्या है, शपथ से संबंधित प्रावधान है। और यदि यह भी याद रख लीजिए कि किसके किसके शपथ से संबंधित प्रावधान है, तो और अधिक अच्छा रहेगा। आपको कोई भी एक किसी थोड़ा टफ यदि प्रश्न बन जाता है तो उसको आप लोग आसानी से हल कर लेंगे। अब हम लोग संविधान के अनुसूची, चौथी जो अनुसूची है उसमें देखते हैं क्या है। उसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। तो राज्यसभा में जो सीटों के आवंटन से संबंधित प्रावधान है वो संविधान की अनुसूची, चौथी अनुसूची में दिया गया है। फिर 5वीं अनुसूची में क्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र हैं देश में, उनसे संबंधित जो उनके प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किया गया है 5वीं अनुसूची में। वहीं 6ठी अनुसूची में देखा जाए तो कुछ विशेष राज्यों, 4 राज्य हैं इसमें, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो 6ठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य के बारे में दिया गया है ये आप लोग नाम जरूर याद रखिएगा। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्यों से के जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है कि वहाँ का जनजातीय प्रशासन स्थानीय राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। राज्यपाल विशेष उपबंध कर सकते हैं। इससे संबंधित जो प्रावधान के प्रशासन के बारे में वहाँ के दिया गया है वो 6ठी अनुसूची में दिया गया है। तो ये आप लोग इसका नाम जरूर याद रख लीजिए। 4 राज्य कौन कौन से हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये आपको भी प्रश्न, इस प्रकार के भी प्रश्न बना के दे दिया जाएगा और इसमें किसी एक नाम को हटा के नागालैंड कर दिया या कुछ और, तो उसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से राज्य हैं। फिर वहीं अगर हम 7वीं अनुसूची को ध्यान देखने की कोशिश करें तो इसमें 7 में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियों को शामिल किया गया है। तो संघ सूची में इसमें मूल रूप से 97 विषय थे। तो ये भी पूछ लिया जाता है मूल रूप से संघ सूची में कितने विषय थे, 97। वर्तमान में कितने विषय हैं, 100। तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा, मूल संविधान में कितने थे जो सूची थी, वर्तमान में कितने हैं। इसी प्रकार राज्य की मूल सूची में जब बनी थी उस समय कितने थे विषय, 66 विषय थे। इस समय कितने हैं, 61 विषय हैं। इसी प्रकार समवर्ती सूची में मूल जब समवर्ती सूची थी उसमें 47 विषय थे और इस समय 52 विषय हैं। तो ये याद रखिएगा, 3 सूचियां 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों के बारे में बात की है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। और कितने विषय हैं यदि यह भी याद कर लीजिए तो आपके लिए बेहतर होगा। फिर इसके बाद यदि हम 8वीं अनुसूची को देखने की कोशिश करें तो 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान द्वारा जितनी भाषाएं प्राप्त हैं, मान्यताएं प्राप्त हैं भाषाओं को, उसके बारे में प्रावधान किया गया है। इसको भी ध्यान रखिएगा। मूल जो संविधान था, जो उसमें अनुसूची बनाई गई थी, उसमें 14 मूल भाषाओं को जो तो भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। लेकिन अब वर्तमान में जिसमें 22 भाषाएं जो तो संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो उसमें कितनी थी, 14, अब क्या है 22। तो 22 भाषाएं हैं। कौन कौन सी भाषाएं हैं वैसे ये बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, याद भी नहीं होगा जल्दी, लेकिन याद हो सके तो जरूर याद कर लीजिए। तो 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है ये जरूर याद रखिएगा, भाषा से संबंधित है। तो 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, भाषा से संबंधित है। वहीं 9वीं अनुसूची को देखा जाए तो इसमें भूमि सुधारों और जमींदारों से संबंधित है। और इस जो अनुसूची ये बनी थी 9वीं अनुसूची, इसको जो तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पे, इसमें जो 9वीं अनुसूची में विषय डाल दिए जाते थे, यदि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो भी उन्हें सर्वोच्च न्यायालय से या कानून जो न्यायालय होता था उसकी न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए जोड़ा गया था। लेकिन 24 अप्रैल 1975 को एक जो तो संशोधन के द्वारा, निर्णय के द्वारा जो तो अब जो तो इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। लेकिन जब बनाया गया था 9वीं अनुसूची तो मौलिक अधिकारों का यदि कोई प्रावधान उल्लंघन कर रहा है तो उसको जो तो न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए किया गया था। तो न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची में विषय के प्रावधान जोड़े गए थे। और ये 9वीं अनुसूची, प्रश्न इस प्रकार का अक्सर पूछ लिया जाता है कि 9वीं अनुसूची कब आई थी भारतीय संविधान में, तो ये 1951 में आई थी। किस संविधान संशोधन के द्वारा आई थी, तो ये याद रखना है पहले संविधान संशोधन के। यही तो क्वेश्चन अक्सर 9वीं अनुसूची से पूछे जाते हैं और ये इससे अन्य जो तो चीज़ें बहुत कम पूछी जाती हैं। लेकिन ये जरूर याद रखिएगा 9वीं अनुसूची में जो तो किस संविधान संशोधन के द्वारा आई थी, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में आई थी। तो पहले संविधान संशोधन तो प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ये भी याद रखिएगा। फिर 10वीं अनुसूची को यदि देखा जाए तो 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर जो तो
जो दल परिवर्तन विरोधी जो कानून कहा जाता है, उसको दल बदल से संबंधित प्रावधान 10वीं अनुसूची में किया गया है और इसको जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। ये आप एक फेमस जो तो केस हुआ था आया राम गया राम वाला, उसके द्वारा जो उसके केस के बाद ही इस संविधान संशोधन को लाया गया था। फिर 11वीं जो अनुसूची है उसमें क्या है, इसको भी बाद में संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और इसमें पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारी से संबंधित प्रावधान, यानी पंचायती राज से संबंधित जो प्रावधान किए गए हुए संविधान की 11वीं अनुसूची में किया गया है। वहीं 12वीं अनुसूची को यदि हम लोग देखने की कोशिश करें तो उसे नगर पालिकाओं से, नगर पालिका से संबंधित यानी नगरीय प्रशासन से संबंधित जितने भी प्रावधान है वो 12वीं अनुसूची में है और इसको 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। तो इस प्रकार हमने यह भी देख लिया कि हमारे अनुसूचियों में किस अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है। तो कुल मिला के हम लोग अब आज भारत के संविधान के भाग और संविधान की अनुसूचियों को भी जानने की हमने कोशिश की है। अब आइए हम लोग कुछ अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। पहला अभ्यास प्रश्न क्या है, दल बदल संबंधी उपबंध संविधान के किस अनुसूची में शामिल है। तो आपको बताना है दल बदल, अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि दल बदल से संबंधित प्रावधान किस उपबंध संविधान के किस अनुसूची में है। तो इस अनुसूची में था, छठी अनुसूची में क्या था, 4 राज्यों के बारे में था प्रावधान। 7वीं अनुसूची में क्या था, हमने देखा है 3 अनुसूचियां थी, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, और 10वीं अनुसूची में हमने दल बदल। तो इसका आंसर क्या होगा, दल बदल जो तो 10वीं अनुसूची में है। और 12वीं अनुसूची में हम लोग जानते ही हैं नगरीय प्रशासन से संबंधित प्रावधान किया गया है। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंध का प्रावधान संविधान के किस भाग में है। तो राज्यों और केंद्र के संबंध का प्रावधान हमने कभी देखा है, किस भाग में थे, वो भाग 11 में है। भाग 5 में क्या था, केंद्र से संबंधित प्रावधान, संघ से संबंधित प्रावधान था। भाग 18 में क्या था, हमने देखा था आपात उपबंध था, आपात उपबंध। और भाग 20 में क्या देखा था हमने, भाग 20 में क्या था, संवैधानिक संशोधन, संवैधानिक संशोधन। तो भाग 20 में याद रखिएगा संवैधानिक संशोधन है, जिसको आर्टिकल किस में था, 368 में। आपात उपबंध भी हमने देखा था 352 से लेकर 360। और इसमें केंद्र से संबंधित जो शक्तियां थी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, वो भाग 5 में था। और भाग 11 में क्या है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध का उपबंध। तो ये हर भाग को आपको याद रखना है, आप लोग इसको बार बार देखेंगे तभी याद हो पाएगा, एक बार में याद नहीं हो पाएगा। इसलिए आप बार बार उसको देखिए किस भाग में क्या चीजें हैं। अब देखते हैं अगला, निर्वाचन से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है। तो निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किस भाग में था, हमने भाग 15 में पढ़ा था। भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान था, आर्टिकल 324 से लेके किस में देखे थे, 324 से 329 का तक देखे थे। तो याद रखिएगा। भाग 18 में आपात उपबंध ही पढ़े थे। भाग 4 में जानते ही हैं आप लोग, राज्य के नीति सिद्धांत रखे गए हैं। फिर चौथा क्वेश्चन क्या है, संविधान की केंद्र और राज्य के बीच विषयों के विभाजन संबंधी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची किस अनुसूची में है। तो जो 3 अनुसूचियां हैं उसको अभी हमने देखा किस में थी, 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची क्या है, दल बदल विरोधी। और 12वीं अनुसूची तो आप लोग को मालूम है नगर पालिका से संबंधित है। 6ठी अनुसूची 4 राज्यों के जो विशेष अधिकार है उससे संबंधित है। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, कौन कौन से राज्य हैं, आसाम, ये भी याद रखिएगा, बार बार पढ़िए इसको, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य हैं। इनको आप लोग जरूर रट लीजिए बिल्कुल, कौन कौन से 4 राज्य 6वीं अनुसूची में हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, आपात उपबंध संविधान के किस भाग में है। अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने एक्सप्लेन किया था कि भाग 18 में जो है तो आपात उपबंध है, आपात उपबंध भाग 18 में दिया गया है। तो ये सब क्वेश्चन आप बिल्कुल संविधान के भाग को बार बार देखिए और याद कर लीजिए। अब यहाँ पर एक मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न रखा गया है, क्या है उसको देख लेते हैं।
प्रश्न है, भारत के संविधान को बनाने में भारत शासन अधिनियम 1935 का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, टिप्पणी करना है। तो आपको इस प्रश्न के माध्यम से आपको यह बताना है इसका उत्तर लिख के कि हमारे भारत के संविधान में 1935 के कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधान थे भारत के संविधान में शामिल किया गया है, तो उनकी आज वर्तमान में क्या भूमिका है उसको भी बताने की कोशिश कीजिए। और इसको 100 से 150 शब्दों के लिए आप लोग लिखकर अभ्यास कीजिए प्रश्न को, और कमेंट यूट्यूब में कमेंट करिए, हम उसको रिव्यू करके आपको जरूर बताएंगे। तो इसका उत्तर लिखने की आप लोग जरूर कोशिश करिए। तो धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब को, ताकि हमारे आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे। और बेल आइकन को दबा देंगे तो हमारे जो वीडियो अपलोड होंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग हमारे सोशल मीडिया ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए, टेलीग्राम से जुड़ने के लिए और फेसबुक से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर आप लोग क्लिक करके जो तो हमारे इस सोशल मीडिया ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग यदि चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पर इस लेक्चर की PDF वहाँ पर उपलब्ध होगी। साथ ही साथ वहाँ डेली क्विजेस होते हैं, उसको भी आप लोग सॉल्व करिए। उससे आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा है उसको पास करने में बहुत मदद मिलेगी, इसलिए आप लोग उस क्विज को ज़रूर डेली सॉल्व किया करिए। तो टेलीग्राम का लिंक ज़रूर यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, उसको आप लोग क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। एक बार पुनः धन्यवाद। थैंक यू।